जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम उस किताब के लेखक के ताउम्र अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जब हम किसी सफल व्यक्ति के पास बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, तो भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसने जितने संघर्षों से जितना अनुभव लिया हुआ है वो हमें अनायास ही प्राप्त हो जाता है। यदि इसी बात को मैं एमपीपीएससी पर अप्लाई करूं तो एमपीपीएससी मेंस में जब आप उत्तर लेखन की बात करते हैं तो यदि आपने चयनित अभ्यर्थियों की कॉपी को देख लें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कि चयनित अभ्यर्थी ने किस तरीके से लिखा, उसका माइंडसेट क्या था, या उसने क्या बेहतर किया, और बेहतर तरीके से और ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं अभी एमपीपीएससी 2021 में सफल हुई अंकिता पाटकर की। जैसा कि आपको पता है मैं पेपर 5 और पेपर 6 डील करता हूं, तो मेरा जो ज्यादा फोकस रहता है वो पेपर 5-6 पर रहता है। और महात्मा गांधी संस्थान ने अपनी इस कॉपी को जो है वो अपने टेलीग्राम पे डाला, तो मैंने सोचा आपसे चर्चा की जाए, आपसे बात की जाए कि क्या क्या उन्होंने बहुत बेहतर किया है जो आपको ध्यान रखना है, और क्या क्या कुछ कमियां रह गई हैं जिन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये भी आज हम चर्चा करेंगे कि टेस्ट सीरीज को आप बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा लोड लेते हैं कि सर बहुत ज़्यादा हमारे कम नंबर आए हैं, या फिर बहुत अति उत्साहित हो जाते हैं, सर हम तो बिल्कुल मज़े में हैं, हमें तो बहुत सारे नंबर मिल गए। तो क्या इस बात को बहुत ज़्यादा लोड लेना चाहिए या बहुत ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो एक एक क्वेश्चन से हम बात करेंगे, ठीक है। जहां पर मुझे लगेगा आपको चीज़ों को समझाते जाना है, मैं आपको बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। यदि आप सबसे पहले देखें तो यहां पर एक बात और ध्यान रखना, यहां पर पेपर 5 में आपका हिंदी भी है और फॉर्मेट राइटिंग भी है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले का कोई पेपर होगा जो कि अभी डाला गया है, जिसमें पेपर 5 और 6 जो है वो साथ थे, ठीक है। पेपर 5 और 6 का जो फॉर्मेट राइटिंग है वो साथ में था, अभी जो है वो अलग हो चुका है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर आप देखेंगे हिंदी के प्रथम समाचार पत्र एवं उनके संपादक का नाम प्रकाशन के साथ बताइए। तो यदि आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर 3 जानकारी मांगी गई है। जब जानकारी ज्यादा मांगी जाए तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है, ठीक है। यदि आपको कोई शब्द दिया गया और आपसे बोला गया कि इसकी संधि भी बताइए और आप इसका संधि विच्छेद करके भी बताइए, तो आप यहां पर इसे छोटे छोटे भागों में लिख सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में लिख सकते हैं। यह बहुत अच्छा तरीका होता है। जब बहुत सारी जानकारी मांगी जाए तो हम उसे वाक्यांशों में लिखें, छोटे छोटे पार्ट में लिखें। इससे फायदा क्या है? इससे यह फायदा है कि आप अतिरिक्त जगह को जो है वो नहीं घेरेंगे। दूसरा, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी सीधी सीधी जानकारी को दे सकते हैं। लेकिन यदि परिभाषा पूछी गई तो आपको फिर पूरा का पूरा उसे स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसे भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर लिखा है संक्षेपण की 3 विशेषताएं लिखिए, इससे भी आपको सीखना है। देखिए, अब विशेषताएं जब आप लिखेंगे तो होता क्या है कि हम पूरे पूरे वाक्यों में लिख देते हैं, हमें वाक्यों में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने देखिए वाक्यांशों में लिखा है संक्षिप्त शैली का प्रयोग, मूल अनुच्छेद का 1/3, मूल भाव को प्रकट करना, अतः स्पष्टता, पूर्णता, सरलता व संक्षिप्तता, लोकोक्ति, मुहावरे, उदाहरण आदि का लोप किया जाता है। यदि आप किया जाता है नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता। मतलब इन्होंने जब उसे लिखा तो उन्होंने वाक्यांशों में लिखा, ना कि पूरे पूरे वाक्यों का प्रयोग किया। यदि पूरे वाक्यों का प्रयोग किया जाता तो इतनी सारी जानकारी वो यहां पर 3 लाइनों में नहीं लिख सकते थे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब यदि प्रकारों की बात की जाए, अंतर की बात की जाए, या इस तरीके से विशेषताओं के बारे में बात की जाए, तो आप छोटे छोटे वाक्यांश लिखें, ना कि पूरे पूरे वाक्य लिखें, जिससे जगह भी बचेगी और आप पूरी जानकारी भी दे पाओगे, ठीक है। प्रारंभिक 3 लिख, ये तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। शब्द शक्ति के 3 प्रकारों को लिखिए।
यदि आपसे पूछा जा रहा है शब्द शक्ति के 3 प्रकार बताइए, तो आपको ध्यान देना है कि आपको उनके प्रकार बताने हैं और प्रकार के बारे में चर्चा करनी है। यहां पर क्या हुआ है, सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, कोई काम की जानकारी नहीं, स्वर व्यंजन मात्राओं का प्रयोग होता है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। एक्चुअली सेकंड पॉइंट उन्होंने सही लिखा है, लेकिन उसके अंतर्गत भी आपको और कंटेंट ऐड करना चाहिए था, जिससे आपको और अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इससे क्या सीखा, जब हमें कोई प्रश्न दिया जा रहा है तो हमें वहां पर उस प्रश्न को अच्छे से समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। इन्होंने पूछा है शब्द शक्ति के 3 प्रकारों को लिखिए, तो आप ऐसा हो सकता था 1 2 3 प्रकार लिखते और उन प्रकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते, उसके बारे में थोड़ी सी बात बता देते, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार कर देते, तो यहां पर आपको नंबर और अच्छे मिल सकते थे। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने 3 नंबर दिए हैं, बट पहली और तीसरी जो लाइन है वो कोई काम की नहीं है, बस सेकंड नंबर की काम की है, और सेकंड नंबर में भी आपको थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड करना चाहिए था। तो इन चीजों से बचना है। मात्रा को परिभाषित, अब देखो परिभाषित कीजिए में इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो एक लाइन लिखी है और यही आपको करना है। इन्होंने क्या लिखा, व्यंजन को स्वर के साथ प्रयुक्त करते समय जिन विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है मात्रा कहते हैं। पैटर्न ये है कि इन्होंने पूरी की पूरी लाइन लिखी है जब परिभाषा की बात की गई, विशेषताओं की बात की जा रही है तो वाक्यांशों का प्रयोग किया, अंतर पूछा जा रहा है तो वाक्यांशों का प्रयोग किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कहां पर क्या लिखना है। जरूरी नहीं है कि आपसे परिभाषा पूछी जा रही हो और आप पॉइंट में लिख रहे हो। पॉइंट में लिख रहे हो इसका मतलब है कि आप सही काम नहीं कर रहे हो, आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में संकेतवाचक वाक्य, ठीक है ये गलत है वैसे, बट ठीक है छोड़ो, यहां से अपन को सीख नहीं सकते। ये देखिए, निबंध को परिभाषित कीजिए तो पूरी की पूरी लाइन लिखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, मतलब परिभाषा पूछी जा रही है तो परिभाषा इन्होंने लिखी, फिर चिन्ह दर्शाया, फिर एग्जाम्पल दिया, यही आपको करना है, बहुत अच्छा तरीका है। लिपि और भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोशिश करें कि अंतर स्पष्ट करने के लिए आप टेबल का प्रयोग करें, क्योंकि वहां पर वो जगह भी कम घेरता है, वहां पर आप वाक्यांशों का प्रयोग भी कर सकते हैं और वो स्पष्ट तरीके से दिखेगा, तो कोशिश कर सकते हैं आप उसका प्रयोग करें। अभी यहां पर क्या हो रहा है कि उन्हें लिखने के चक्कर में नीचे नीचे भी लिखना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा अव्यवस्थित लग रहा है, तो आप इस तरीके से टेबल बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद संक्षेपण आया। संक्षेपण में आपको सबसे पहले तो लाइन लिखनी कि आप किसका संक्षेपण लिख रहे हैं। सेकंड, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर हमें शीर्षक लिखना है या नहीं लिखना है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। कोशिश करें कि वहां पर आप शीर्षक लिखकर आए, एक अच्छा इंपैक्ट डालता है सामने वाले के ऊपर, तो लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जब उन्हें शीर्षक पूछना होता है तो वो जरूर लिखते हैं कि संक्षेपण का शीर्षक अवश्य लिखें, तो यहां पर ऐसा कोई प्रश्न होता नहीं है जहां पर शीर्षक लिखने की बात की जा रही है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं और मेरा यह कहना होता है कि आप लिखें, उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने लिख तो दिया है, लेकिन बात यही है कि उन्होंने क्या बेहतर तरीके से लिखा, तो यहां पर संक्षेपण को प्रॉपरली लिखना बहुत आवश्यक है कि कितने शब्दों में लिखा है और हमें कितने शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो संक्षेपण को भी सही से हम लिख सकते थे। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखिए, पत्र आ गए। पत्र में इन्होंने क्या किया है कि पत्र का प्रारूप तो दिया है, इन्होंने पत्र का प्रारूप पूछा है, कर वसूली से संबंधित एक अनुस्मारक तैयार कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने अनुस्मारक के बारे में बता दिया, एक परिभाषा दे दी, विशेषताएं दे दी और उसके बाद में पीछे प्रारूप दे दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रारूप के लिए पेज बहुत मिलते हैं, तो आप ये सोचते होंगे सर एक में प्रारूप आ जाएगा फिर 2 खाली छोड़ देंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इन्होंने सही यूटिलाइज किया और वो क्या किया है कि उन्होंने प्रारूप के पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया है। जैसे अनुस्मारक, क्योंकि यदि आप मेरी किताब देखेंगे तो इसमें मैंने आपको विशेषताएं भी दी हैं, मैंने आपको अंतर भी दिए हैं, उसकी परिभाषा भी दी है, तो ये सारी चीजें दी हैं। तो आप चाहें, जैसे उन्होंने पूछा अधिसूचना पत्र का प्रारूप लिखिए, तो अधिसूचना पत्र का हमने सबसे पहले उसके बारे में बता दिया और पीछे हमने उसका प्रारूप दे दिया। तो ये भी अच्छा तरीका हो सकता है, ये चीज आप यहां से सीख सकते हैं। ये मुझे काफी अच्छा लगा कि उन्होंने एक पेज में उनके उसके बारे में बता दिया
और फिर अगले पेज में उन्होंने प्रारूप प्रस्तुत कर दिया। अब देखिए यहां पर इन्होंने संधि पूछी है, तो संधि में इन्होंने भावुक बहुधन उक तो बताया, लेकिन उन्होंने तोड़ तोड़ के भा धन औ धन ऊ धन का, इतने तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बहुधन उक और लिख देंगे कौन सी संधि है तो भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो इतना ज्यादा उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें संधि विच्छेद करना है, हमें वर्ण विच्छेद नहीं करना। तो यह ध्यान रखना है। तो आप इससे ये सीख सकते हैं कि आपको संधि करने पर बहुत सारे वर्णों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने वर्ण को तोड़ा तो देखिए इसमें भा में उन्होंने जो है वो हलंत नहीं लगाया। तो इससे ये हो सकता है कि सामने वाला जो कॉपी चेक करने वाला है वो इस बात को पकड़ ले और नंबर काट ले। तो कोशिश करें कि आपको वो जानकारी देनी है जो पूछी गई है और उससे संबंधित जानकारी एक और दे सकते हैं, लेकिन हमें अवधारणा नहीं बदल देनी कि हमसे संधि विच्छेद पूछा हमने वर्ण विच्छेद बता दिया, ये हमें नहीं करना है। हम यहां पर अभी गलतियां ढूंढने के लिए नहीं बैठे, अभी हम यहां पर ये सीख रहे हैं कि हम अंकिता जी से क्या सीख सकते हैं। इन्होंने किस तरीके से चीजों को जो है वो मैनेज किया, किस तरीके से उन्होंने जो है वो जोड़ा और सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी। तो यहां पर कुछ चीजें हमने सीखी, जहां पर परिभाषाएं दी जाएं वहां पर आप पूरे वाक्यों में उत्तर दें, जहां पर अंतर प्रकार पूछे जाएं वहां पर आप वाक्यांशों में उत्तर दें। तीसरा, जहां पर जो पूछा जा रहा है प्लीज आप वही बताएं, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को जो है वो ना जोड़ें। उसके बाद में शब्दों का प्रयोग सही से सही करें, अच्छा करें। इनके यदि देखा जाए तो इन्होंने जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है, तो ये सबसे अच्छी बात है। आप वर्तनी अशुद्धि करेंगे ज्यादा से ज्यादा नंबर कटेंगे। आप बहुत सारे लोग जो है वो कोई ना कोई टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सर या तो हम बहुत हतोत्साहित हो रहे हैं या फिर बहुत उत्साहित हो रहे हैं, और ये बात मैंने अभी टेलीग्राम में थोड़ी देर पहले डाली भी थी। तो यदि आप बहुत सारी चीजों को यहां पर देखें तो बहुत गलत है, लेकिन उसके बाद में भी नंबर मिल रहे हैं, और जहां पर सही भी है उसके बाद में भी नंबर कम मिल रहे हैं। जैसे आप प्रतिवेदन देखें, ये बीच में आता और विषय न लिखकर आप ये लिख सकते थे मालवा उत्सव से संबंधित प्रतिवेदन, ठीक है, ये हो सकता। तो विषय लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, बट इन्होंने विषय बताया क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से ही इस किताब को जो है वो बनाया, तो वहां पर विषय का उल्लेख नहीं किया गया, सीधा सीधा एक लाइन दे दी गई है कि कौन सा प्रतिवेदन। तो बच्चा हतोत्साहित हो सकता है, मैं तो इस किताब से पढ़ा तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं अपना मूल्यांकन करने के लिए, अपने समय को नियंत्रित करने के लिए और अपने प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए, अपने दबाव को नियंत्रित करने के लिए। तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अलग अलग जगह की आप अलग अलग टेस्ट सीरीज देंगे, आपको अलग अलग जो है वो वहां का अनुभव मिलेगा, अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस जैसा पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, और जिस प्रश्न की जो मांग है, प्लीज इस बात को ध्यान रखना, इस लाइन को अच्छे से समझना, जिस प्रश्न की जो मांग है बस उसके अनुसार ही आपको उत्तर लिखना है। वहां पर ना बहुत ज्यादा लिखें ना बहुत कम लिखें। यदि आप ये सीख गए तो आप बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। तो यदि कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।